गुड इवनिंग एवरीवन। और बताइए आपकी स्टडीज कैसी चल रही हैं। और अब तो फेस्टिवल्स का मौसम आ गया है, फेस्टिवल्स का त्यौहार आ गया है। अभी इसी मंथ देखिए 3 त्योहार जो है वो बीते हैं, है ना। जन्माष्टमी हो गया, तीज हो गया। तो ये फेस्टिवल्स गर्ल्स के लिए तो बहुत बिजी स्केड्यूल वाले होते हैं, लेकिन फिर भी स्टिल आपको टाइम निकालना है अपनी स्टडीज के लिए। और जो भी चीज़ें आप पढ़ रहे हैं वीडियोस में, उनको नोट्स बनाकर ज़रूर रखिएगा, नहीं तो लास्ट टाइम में फिर आपको लगेगा कि कैसे मैं इतनी वीडियोस को कवर कर पाऊंगी। तो की पॉइंट्स, की नोट्स बनाते चलिए, ठीक। लास्ट वीडियो में हमने माई लास्ट डचेस पढ़ा था रॉबर्ट ब्राउनिंग का, और इस समय हम पढ़ रहे हैं रॉबर्ट ब्राउनिंग का, पढ़ रहे हैं इन द सेंस पढ़ने चल रहे हैं प्रोस्पीस। इसमें इन्होंने क्या कहा है, इसमें इन्होंने कहा है, एक्चुअली बताया है कि मतलब वो डेथ को डेयर कर रहे हैं, और वो जो डेथ है ना उससे डरते नहीं है, उससे वो एक सामना चाहते हैं। और वो ऐसी डेथ नहीं चाहते अपनी लाइफ में कि उन्हें बस यूं ही कमजोरों की तरह, बुजदिलों की तरह डेथ जो है डेथ देकर चली जाए, जिससे उन्हें पता ना चले डेथ के दर्द का। वो डेथ के दर्द को महसूस करना चाहते हैं, फील करना चाहते हैं। मतलब वो नहीं चाहते कि उन्हें ऐसी डेथ मिले जिसमें उन्हें पैरालिसिस हो, या उन्हें कोमा हो जाए, या ऐसा हो कि डेथ जो है वो साइलेंटली हो जाए, चली जाए, वो महसूस ना कर पाए। वो चाहते हैं कि उनकी जो डेथ है वो युद्ध करते समय, ठीक, क्योंकि वो हमेशा से एक जो फाइटर रहे हैं, ठीक। तो वो यही कहते हैं कि क्या बोलते हैं, लास्ट और बेस्ट फाइट जो है मैं अपनी लाइफ की लड़ना चाहता हूँ, और उसी समय मैं चाहता हूँ कि मेरी डेथ हो जाए। वो बोलते हैं आई वॉज एवर अ फाइटर, सो वन फाइट मोर, द बेस्ट एंड द लास्ट। तो यही समझिए कि मेन बहुत 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 इंपॉर्टेंट ये लाइन थी, और ये लाइन एग्जाम में पूछी जाती है, तो आप इसको याद रखोगे। और इसी में होल सोल पूरा मैसेज है कि वो एक लड़ाई चाहते हैं कि उन्हें एक और युद्ध मिले, और जिसमें कि वो वीरगति को प्राप्त हो, वीरों की तरह, ना कि बुजदिलों की तरह मृत्यु उन्हें मृत्यु देकर चली जाए। पहली चीज। दूसरी चीज, वो इंतजार कर रहे हैं, वो लुक फॉरवर्ड है टू अ बैटल विद डेथ, यानी कि डेथ से एक बैटल के लिए, ठीक, उसके लिए तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि उन्होंने अभी युद्ध क्षेत्र में, यानी कि युद्ध भूमि में तो बहुत सारे बैटल उन्होंने लड़े हैं। अब वो अपने आप को तैयार कर रहे हैं, एक फील कर रहे हैं, बात कर रहे हैं कि जब मेरी बैटल किससे होगी, मृत्यु से होगी, डेथ से होगी, यानी कि मैं चाहता हूं कि वो मुझे हराए, मैं उसे हराऊं, मैं इस तरह से हमारे और उसके बीच में युद्ध चलता रहे, और एक बहुत ही साहसिक मेरी मृत्यु हो। इस तरह से मुझे बुजदिलों वाली मृत्यु नहीं चाहिए। तो इसी थीम पर बेस्ड है उनका ये वर्क, उनकी ये पोम प्रोस्पीज। इसको हम आइए देखना चाहते हैं। और ये जो है ना, एक्चुअली उन्होंने अपने वाइफ की डेथ के बाद लिखा था, तो मोर ओवर हम ये मान सकते हैं कि वो बहुत ज्यादा सैड थे, दुखी थे, इस वजह से जो है वो इस तरह की चीजें सामने आई। तो अगर हम सबसे पहले बात कर लेते हैं रिटर्न डेट की, तो मोस्ट लाइकली बात करें तो 1861 में इसकी रिटर्न डेट मिलती है, कि ऑटम टाइम में 1861 में लिखा गया था। कब ऑटम टाइम में लिखा गया था, ठीक है, ऑटम टाइम में लिखा गया था 1861 में बाय रॉबर्ट ब्राउनिंग। एंड अगर बात करें इसके टाइटल की, जो आप इसका टाइटल देख रहे हैं प्रोस्पीज, तो ये एक्चुअली कैसा लैटिन वर्ड है, ध्यान रखेंगे, लैटिन वर्ड है ये, ओके, लैटिन वर्ड है। एंड लैटिन वर्ड, इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है टू लुक फॉरवर्ड, ठीक है, टू लुक फॉरवर्ड, यानी कि लुकिंग फॉरवर्ड टू डेथ, यानी वो डेथ की तरफ लुकिंग फॉरवर्ड है, ठीक। ये इसका मीन हो गया इस टाइटल का। इसको आप ध्यान रखेंगे, एग्जाम में आपके पूछा जा सकता है। तो अगर हम बात करें, फिर नेक्स्ट चलते हैं हम, अगर पोएम के इसके पब्लिकेशन की बात कर लें, तो इसकी जो पब्लिकेशन है वो आपको 1864 में मिलती है एज अ पार्ट ऑफ कलेक्शन ड्रामेटिक पर्सोना। कहाँ पर, ड्रामेटिक पर्सोना। लेकिन इससे पहले भी ये एक्चुअली एक बार प्रिंट हो चुकी है, किस में, एटलांटिक मंथली में। किस में, एटलांटिक मंथली में इससे पहले भी एक बार पब्लिश हो चुकी है, प्रिंट हो चुकी है। मैं आपको लिख देती हूँ, जून में, ठीक है, जून 1864 में ये जो है आपको अटलांटिक मंथली, ठीक, अटलांटिक मंथली में ये जो है क्या होती है, मिलती है आपको। उसके बाद फिर ये जो है कौन से कलेक्शन में आती है, ड्रामेटिक पर्सोना कलेक्शन में आती है 1864 में, ठीक।
अब हम बात करें इसकी आगे चीजें देखते हैं, जैसे कि अगर इसके हम कॉन्टेक्स्ट की बात कर लें तो ब्राउनिंग इज बिलीव टू हैव रिटन प्रोस्पीज आफ्टर द डेथ ऑफ हिज वाइफ एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग इन 1861, यानी कि ऐसा माना जाता है कि 1861 में अपनी वाइफ की डेथ के बाद, एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग की डेथ के बाद उन्होंने ये जो पोम है वो लिखी हुई है। द पोम एक्सप्रेसेस हिज defiance of death and yearning for reunion with her इन द आफ्टर लाइफ, यानी कि ये इस चीज में ट्रस्ट करते थे कि यहाँ पर मृत्यु के बाद, यानी कि जब इस जन्म में यहाँ पर मेरी मृत्यु हो जाएगी तो उसके बाद फिर मेरा रीयूनियन होगा, कहाँ पर, अपनी वाइफ के साथ जन्नत में, जहाँ पे उनका विश्वास ये था कि मरने के बाद जो लोग हैं वो ईश्वर के पास जाते हैं। तो ये वही कहते हैं कि मैं फिर से जो है मरने के बाद ईश्वर के पास जाऊंगा, अपनी वाइफ से, अपनी वाइफ को हक करूंगा, उनसे मिलूंगा, फिर से मेरा एक बार क्या होगा, रीयूनियन होगा। इसीलिए वो मृत्यु को टेस्ट करना चाहते हैं, मृत्यु चाहते हैं। ठीक है, आइए चलिए आगे देखते हैं। इसके फॉर्म एंड स्ट्रक्चर की बात करें तो ये एक लिरिक पोम है एंड ये मोनोलॉग स्टाइल में लिखी हुई है विद फिलोसॉफिकल एंड इमोशनल इंटेंसिटी के साथ में, क्योंकि जब आप पोम पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि वो अपनी वाइफ से कितना कनेक्टेड थे और उसकी वजह से जब उनकी वाइफ की डेथ हो गई तो उस वजह से वो भी चाहते हैं कि उनकी भी क्या हो जाए, वो डेथ हो जाए, ताकि वो डेथ के बाद फिर से अपनी वाइफ को जो है वो मिल सके। एक आपने इनका कल वर्क पढ़ा माई लास्ट टचेस, उसमें आप देखें कि किस तरह से जो हस्बैंड है वो अपनी वाइफ को किस तरह से टॉर्चर करता है, उसकी डेथ करवा देता है। और आज देखिए वो अपने बारे में जब बता रहे हैं तो किस तरह के हस्बैंड वो हैं और किस तरह से सैड है अपनी वाइफ के जाने के बाद से। फिर से वो मिलना चाहते हैं उसे, इसीलिए वो डेथ को क्या करना चाहते हैं, टेस्ट करना चाहते हैं। रिटन इन फर्स्ट पर्सन एक्सप्रेसिंग द पोएट्स ओन थॉट ऑन डेथ एंड बियॉन्ड, यानी कि ये जो है फर्स्ट पर्सन में लिखी हुई है, ऐसा नहीं है कि कोई नरेट कर रहा है, यहाँ पर खुद आपके पोएट ही अपनी थॉट्स के बारे में बता रहे हैं, डेथ के बारे में कि उनकी डेथ को लेकर के क्या थॉट है और डेथ के बाद का जो जीवन होता है, जो बियॉन्ड उसके बाद जो कुछ भी होता है उसके बारे में उनका क्या बिलीफ है, इसके बारे में भी वो बता रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बात करें अगर स्ट्रेंजा की, देख लेते हैं कि इसमें स्ट्रक्चर क्या दिया हुआ है। तो अगर सिंगल जो स्ट्रेंजा है अनब्रोकन फ्लो ऑफ थॉट्स है, यानी कि पूरा आपको जो स्ट्रेंजा मिलेगा वो सिंगल स्ट्रेंजा मिलता है। ठीक है, इसमें आपको जो है कहीं भी फुल स्टॉप नहीं मिलता, सिर्फ पोम जब एंड होती है तो वहां पर आपको मिलेगा। और जो है ये पूरी का पूरा अनब्रोकन फ्लो ऑफ थॉट्स है, यानी कि पूरी एक ही थॉट पूरी पोम में जो है वो चल रही है डेथ के बारे में ही। इनरेगुलर लाइन एंड लेंथ है, ऐसा कोई जो इसमें आपको रेगुलर कोई लाइन आपको छोटी मिल जाएगी, कोई बड़ी मिल जाएगी, तो इस तरह से इनरेगुलर लाइन एंड लेंथ आपको मिलेगी। रिफ्लेक्टिंग नेचुरल स्पीच एंड इनर इमोशन आपको मिलेगा। फ्री राइम एंड वैरिड रिद्म मिलेंगे, इसमें रिद्म भी कोई फिक्स नहीं है, नो स्ट्रिक्ट मीटर यूज हुआ है। ठीक, तो आप ये चीज ध्यान रखोगे। जनरली अगर देखा जाए तो आई एम रिद्म एट टाइम कहीं कहीं पर आपको जो है वो देखने के लिए मिल जाता है। अगर टोन की बात करें तो ऑब्वियसली इसकी टोन बोल्ड है, ब्रेव है, रिजोल्यूट है एंड अल्टीमेटली अपलिफ्टिंग है, यानी कि ये जीवन में आपको दिखाती है कि आपको कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। हमेशा आप इस बात को ध्यान रखो कि यू आर अ फाइटर एंड यू हैव टू फाइट फॉर योरसेल्फ। तो आपको जो है अपने लिए फाइट करना ही पड़ेगा, हर दिन, हर समय, हर परेशानी से आगे निकलने के लिए। अपने आप को ये फील करो कि आप एक फाइटर हो और कभी भी अपने आप को निराश मत फील करो और एक फाइट के लिए जो है वो जुट जाओ, लग जाओ। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पर दिखाया जाता है। एंड अगर बात करें कि स्टार्ट्स विद कन्फ्रंटेशन विद डेथ एंड एंड्स विद द होप एंड रियूनियन, यानी कि डेथ से उनका कन्फ्रंटेशन हो रहा है, यहाँ से जो पोम है वो स्टार्ट होती है। और एंडिंग अगर बात करें तो इसकी जो एंडिंग है वो आपको कहाँ देखने के लिए मिलेगी, ये होप करते हैं इस बारे में कि उनकी जो वाइफ है, ठीक, वो जो है मिलेगी, इस बात की होप वो करते हैं कि उनकी वाइफ से इनका क्या होगा, रीयूनियन होगा मरने के बाद। ठीक, इसीलिए वो क्या चाहते हैं, मृत्यु से एक टकराव की शुरुआत चाहते हैं। ठीक,
कन्फ्रंटेशन मतलब टकराव, यानी विथ डेथ, यानी मृत्यु के साथ क्या वो एक टकराव चाहते हैं। टकराव की शुरुआत यहाँ पर आपको मिलती है बिल्कुल स्टार्टिंग में ही। अब यहाँ पर मैंने आपको जो है वो फिगर ऑफ स्पीच दी है, लेकिन हम फिगर ऑफ स्पीच को बाद में समझेंगे। स्लाइड्स जो है वो थोड़ी आगे लग गई हैं इसकी, लेकिन हम इसको बाद में देखेंगे, क्योंकि जब तक आप पोम को पढ़ोगे नहीं, आपको फिगर ऑफ स्पीच पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। तो इसीलिए जो है पहले हम आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और हम देख लेते हैं क्या अपनी पोम को, ये रही, फिर हम पीछे चलेंगे और वहां पर फिगर ऑफ स्पीच को भी डील करेंगे, राइट। तो आइए देखते हैं क्या ये कह रहे हैं, किस तरह से ये बातें कर रहे हैं, किस तरह से अपना जो डैर है वो दिखा रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपको क्या मिलता है, सबसे पहले एक रेटोरिकल क्वेश्चन आपको मिलता है। क्या है रेटोरिकल क्वेश्चन? रेटोरिकल क्वेश्चन क्या होता है, जिसमें आपका जो आंसर है वो वेल नोन है, सबको पता है कि इसका आंसर क्या है, यस है या नो है, ठीक है। जनरली इसका आंसर यस नो में ही होता है और इसका आंसर सबको पता होता है। तो ये अपने आप से क्वेश्चन कर रहे हैं, इस पोएम में ये जो भी बात कर रहे हैं वो अपने आप से बात कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं, ये अपने आप से क्वेश्चन कर रहे हैं, अपने आप से पूछ रहे हैं, फियर डेथ, मृत्यु से डर लगता है, अपने आप से पूछ रहे हैं। तो ऑब्वियसली इसका आंसर क्या है, नहीं, मृत्यु से डर नहीं लगता है। तो ये अपने आप से क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं, फियर डेथ, यानी कि क्या तुम्हें मृत्यु का डर है, क्या तुम्हें मृत्यु से डर लगता है। To feel the fog in my throat, the mist in my face, when the snows begin and the blast denote I am nearing the place। आगे ये कह रहे हैं, इसी डेथ को लेकर ही आप चलिएगा, क्योंकि पूरी पोम में इसी डेथ के बारे में बात हो रही है। तो इसको आप सेंटर में रखकर पूरी लाइंस को समझेंगे तो आपको इजीली समझ में आएगी। आगे वो क्या कह रहे हैं कि क्या तुम्हें डर, अपने आप से पूछ रहे हैं क्या तुम्हें डेथ से डर लगता है। टू फील द फॉग इन थ्रोट, यानी कि जब मृत्यु आएगी तो गले में एक फॉग, एक कोहरा सा महसूस होगा, यानी कि एक कठिनाई सी। जब मृत्यु आती है तो इंसान की जो जबान है वो लड़खड़ाने लगती है, गला ऐसे लगता है जैसे रुंध सा भर सा गया है। वही वो कह रहे हैं कि जब मृत्यु आएगी तो ये सब चीजें होंगी, ये सब सिम्टम्स आएंगे। तो वही वो कह रहे हैं कि ये सब होगा, यानी कि टू फील द फॉग इन माई थ्रोट, यानी गले में मुझे एक फॉग जैसा महसूस होगा, महसूस करने से, और फेस पे मुझे एक धुंध महसूस करने से, यानी धुंध मतलब मेरे आंखों के सामने अंधेरा छा जाएगा। जब मृत्यु ऐसी आती है तो ऐसा फील होता है लोगों को। वही वो कह रहे हैं क्या तुम्हें इन सब चीजों से डर लग रहा है कि तुम्हारा गला रुंध जाएगा, या फिर जो है जब फेस जो है एकदम कोहरे से, धुंध से भर जाएगा। और व्हेन द स्नो बिगिंस, यानी जब बर्फबारी शुरू होगी, यानी कि किसकी बर्फबारी, मृत्यु की बर्फबारी जब शुरू होगी। और द ब्लास्ट डिनोट, यानी कि जो धमाके हैं वो संकेत करेंगे आई एम नियरिंग द प्लेस, यानी कि मैं अब उस प्लेस के पास हूँ। किस प्लेस के, मृत्यु के, यानी कि मैं मृत्यु के बिल्कुल निकट हूँ। ये सब मुझे कब महसूस होगा, जब मुझे ये फील होगा, यानी कि जब मुझे लगेगा कि मेरा गला रुंध सा गया है, मेरे फेस में अंधेरा अंधेरा सा छा रहा है, आंखों से दिख नहीं रहा है, ऐसा लगेगा जैसे बिल्कुल मृत्यु की बारिश, यानी कि मुझे कष्ट पीड़ा हो रही है। ये सारी चीजें जब होंगी तो मुझे महसूस होगा कि आई एम नियरिंग द प्लेस, यानी कि मैं उस स्थान के निकट अब मैं क्या कर रहा हूँ, पहुंच रहा हूँ, यानी अब मैं मृत्यु के निकट ही हूँ। द पावर ऑफ द नाइट, यानी कि नाइट की, यानी जो रात है उसकी पावर, उस क्या है, अंधकार है, क्या है, रात की शक्ति क्या है, अंधकार, यानी कि रात की शक्ति अंधकार। एंड द प्रेस ऑफ द स्टॉर्म, और जो है तूफान का दबाव। द पोस्ट ऑफ द फो, यानी शत्रु का पद। पोस्ट ऑफ द फो, यानी पोस्ट उसे बोलते हैं ना जहां पर कहते नहीं है कि जब आपने कभी वो मूवी वगैरह देखी होगी, मिलिट्री की मूवीज देखी होगी, तो उसमें वो लोग पोस्ट की बात करते हैं, पोस्ट पे चलो, यानी कि जहां पर वो इलाका है तो वहीं पे पोस्ट ऑफ फो। फो मीन्स क्या होता है, दुश्मन, ठीक। फो मीन्स क्या होता है आपका दुश्मन, यानी शत्रु। तो शत्रु का पोस्ट, यानी शत्रु का जो स्थान है, where he stands, जहां वो खड़ा होगा। the arc fear in a visible form, yet the strong must go, यानी कि man must go। वहां आर्क फियर एक दृश्य रूप में दिखाई देगा। आर्क फियर मीन्स बहुत, जिसे बोलते हैं डरावना डर, बहुत ही डर महसूस होगा इस तरह से, यानी कि जब मृत्यु आएगी तो मुझे कैसा महसूस होगा। वो अपने आप से पहले तो उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि मुझे क्या मृत्यु से डर लगता है, फिर उन्होंने बताया मृत्यु में गला रुंधेगा, दिखाई नहीं देगा, बर्फबारी सी महसूस होगी और रात का अंधेरा जैसा दिखेगा, स्टॉर्म तूफान तेज होंगे, और जो है मुझे दुश्मन का, जैसे कि वो क्या फील कर रहे हैं, जैसे जब वो, क्योंकि वो हमेशा एक योद्धा रहे,
हैं, योद्धा की तरह दिखा रहे हैं कि योद्धा कैसे होता है। बिल्कुल उसे जो है उसके दुश्मन का जो इलाका है सिर्फ वो ही दिखाई देता है, उसके बीच में चाहे कोई भी अड़चन आ जाए उसे दिखाई नहीं देती। तो वही वो कह रहा है कि जो उसका दुश्मन होगा यानी जो मृत्यु है वो ही तो उसकी दुश्मन है। तो मृत्यु जो है वो वेयर ही स्टैंड्स, वहां वो खड़ी होगी और विजिबल फॉर्म में बिल्कुल मुझे एक डर के रूप में, घने घनघोर डर के रूप में मुझे दिखाई देगी। येट द स्ट्रॉन्ग मैन मस्ट गो, लेकिन फिर भी जो बलवान व्यक्ति है, जो बलवान आदमी है, उसे क्या करना होगा, जाना ही होगा। यानी कि मृत्यु जब मुझे सामने दिखाई देगी, मैं एक दुश्मन की तरह, जैसे कि वो मेरे दुश्मन का ठिकाना हो, मैं उससे उसी तरह से लड़ूंगा। वो मेरे सामने खड़ी रहेगी जब मृत्यु, बिल्कुल मैं उससे एक दो हाथ करता रहूंगा। यानी कि जब मेरी मृत्यु आएगी मैं उससे लड़ता रहूंगा, जीवन की आस में लड़ता रहूंगा। तो क्या होगा, मुझे मृत्यु जो है बिल्कुल विजिबल फॉर्म में मेरे सामने दिखाई देगी। कैसी, एक डर के रूप में मेरे आंखों के सामने अंधेरा छा जाएगा, गला रुंध जाएगा और मुझे लगेगा कि अब मुझे मृत्यु आने ही वाली है। लेकिन फिर भी मैं डरूंगा नहीं, क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग मैन है उनका क्या काम है, मस्ट गो, यानी आगे बढ़ते ही जाना। बलवान जो व्यक्ति है वो आगे जाने के लिए ही जाना जाता है, यानी वो रुकेगा नहीं। नेक्स्ट देखिए, for the journey is done and the summit attended and the barriers fall, though a battles to fight ere the guerdon be gained, the reward of it all। आगे वो क्या कह रहे हैं, आगे वो कह रहे हैं क्योंकि यात्रा पूरी हो गई है, यानी कि मेरा जो जीवन है, अब मैंने जितना जीना था वो मैंने जी लिया है। अब मुझे लाइफ नहीं चाहिए, यानी कि अब मुझे जीना नहीं है। मेरी जो जर्नी है वो डन, यानी कि खत्म हो चुकी है। मुझे मृत्यु से दो हाथ करना है। एंड द समिट अटेंडेंट, और जो है जो शिखर है वो मुझे प्राप्त हो गया है, यानी कि मुझे लाइफ में जो भी चाहिए वो सब कुछ मिल चुका है। और अब मुझे मेरी जो जीवन यात्रा थी, मेरी जो जर्नी है वो एंड हो चुकी है, वो खत्म हो चुकी है। मुझे जो भी करना था मैंने सब कुछ कर लिया है, प्राप्त कर लिया है। एंड द बैरियर्स फॉल, और जो बाधाएं हैं वो क्या होती हैं, वो गिर जाती हैं। यानी कि जब यात्रा पूरी हो गई है और शिखर प्राप्त हो गया है और बाधाएं गिर जाती हैं, यद्यपि पुरस्कार प्राप्त करने से पहले एक लड़ाई लड़नी पड़ती है। वो यही कह रहे हैं कि यद्यपि पुरस्कार प्राप्त करने के लिए, यानी द रिवार्ड गेन, मतलब एक पुरस्कार प्राप्त करने के लिए एक लड़ाई लड़नी पड़ती है। इसका पुरस्कार सब कुछ है, ठीक, इसका पुरस्कार इज ऑल ऑफ इट ऑल, इसका पुरस्कार सब कुछ है। यानी कि आगे वो यही कहेंगे कि आई वॉज एवर अ फाइटर, सो वन फाइट मोर, द बेस्ट एंड द लास्ट। यानी कि वो एक बार और फाइट करना चाहते हैं, एक बार और लड़ना चाहते हैं। हालांकि उन्होंने जीवन में सब कुछ प्राप्त कर लिया है, सब कुछ पा लिया है, अब उन्हें मृत्यु की तलाश है। लेकिन वो मृत्यु से दो हाथ करके जाना चाहते हैं। वो बिल्कुल ही इस तरह से नहीं जाना चाहते कि बिल्कुल बीमार से पड़ जाएं और ऐसी उनकी अवस्था हो जाए कि मृत्यु को वो चख ही ना पाए, मृत्यु आ जाए और उन्हें पता ना चले। चटपट नहीं मरना चाहते, जिसे कहते हैं ना कि चटपट की मृत्यु, वैसे नहीं मरना चाहते। वो चाहते हैं वो मृत्यु को फील करें। आई वॉज एवर अ फाइटर, मैं हमेशा एक फाइटर रहा हूँ, मैं हमेशा एक योद्धा रहा हूँ। यानी कि मैं जीवन में कभी निराश नहीं हुआ, मैं जो भी परेशानी आई है उससे मैंने फाइट किया है। आई वॉज एवर अ फाइटर, मैं हमेशा एक योद्धा रहा हूँ। सो इसीलिए वन फाइट मोर, एक और युद्ध, द बेस्ट एंड द लास्ट, यानी वो मेरी लाइफ का सबसे लास्ट जो युद्ध है वो होगा, और द बेस्ट यानी सबसे अच्छा युद्ध होगा वो, क्योंकि उसके बाद अब मुझे वीर गति को प्राप्त होना है। यानी कि उसके बाद अब मुझे मृत्यु चाहिए, मैं जीवन नहीं चाहता हूँ। उस लड़ाई के बाद, उस जो मैं फाइट करना चाहता हूँ, उस फाइट के बाद मुझे जिंदा नहीं रहना, मुझे मरना है। और वो मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट जो फाइट है वो होने वाला है। वो कह रहे हैं द बेस्ट एंड द लास्ट, ठीक है। अब देखिए आगे चलते हैं और आगे देखते हैं। आई वुड हेट द ये तो मैंने पढ़ा है, अब इसका मीनिंग देख लेते हैं, ठीक है। इसका मीनिंग क्या है, वो यही कह रहे हैं कि मुझे इस बात से नफरत होगी कि जो मृत्यु है वो मेरी आंखों में पट्टी बांध दे, ठीक। बैंडेज्ड माई आईज, यानी कि आई वुड हेट, यानी मुझे नफरत होगी, मैं घृणा करूंगा इस बात से, दैट की जो डेथ है, जो मृत्यु है, बैंडेज्ड माई आईज, यानी मेरी आंखों पर पट्टी बांधे, एंड फोरबॉर्न, और जो है मुझे रेंग कर आगे जाने का आदेश दे,
ठीक, एंड बेड मी क्रीप पास्ट, मतलब रेंग कर, मतलब कहने का मतलब वो यही कह रहे हैं यहाँ पर, जो चीज मैं अभी बोल रही थी ना कि वो अपने लाइफ में मृत्यु से दो दो हाथ करना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि वो बीमार पड़ जाए, कोमे में चले जाए, उन्हें पैरालिसिस हो जाए, ब्रेन हैमरेज हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए जिसमें वो मृत्यु को फील ना कर पाए। तो वैसा नहीं चाहिए। वो कह रहे हैं मुझे इस बात से घृणा है, मुझे इस बात से नफरत है कि जब मृत्यु मेरी आंखों पर पट्टी बांध देगी, यानी मुझे आसान से मौत दे देगी, और जो है मुझे सर बोलेगी कि रेंग कर चले जाओ, मेरे ऊपर दया करे कि बस तुम मर जाओ, इस जीवन को छोड़ दो। मुझे ऐसी मृत्यु से नफरत है, मैं ऐसी मृत्यु नहीं चाहता हूँ। मैं एक फाइटर रहा हूँ और एक फाइटर की तरह ही मरना चाहता हूँ। एक अंतिम लड़ाई, द बेस्ट एंड द लास्ट लड़ाई लड़ना चाहता हूँ, ताकि जो है वो मेरा जो कैरेक्टरिस्टिक है वो मैं फील कर पाऊँ। ठीक है, नहीं, नो, लेट मी टेस्ट द होल ऑफ इट, यानी कि मुझे इसका पूरा स्वाद चखने दो। यानी कि मैं जो मृत्यु है, जो डेथ है, उसका पूरा स्वाद चखना चाहता हूँ कि आखिर मृत्यु होती कैसी है, मुझे कितना तड़पा सकती है, कितना परेशान कर सकती है। मैं उस चीज को पूरा पूरा टेस्ट करना चाहता हूँ। फेयर लाइक माई पियर्स द हीरोज ऑफ ओल्ड, किसकी तरह, लाइक यहाँ सिमिली का यूज हुआ है। ठीक है, एंड वो कह रहे हैं कि मैं किसकी तरह इस लाइफ को, इस डेथ को, मैं इस डेथ को किसकी तरह टेस्ट करना चाहता हूँ, पूरा का पूरा अंतिम घूंट तक। जैसे कोई ड्रिंक होती है, उसकी अंतिम घूंट तक हम पीते हैं, तो बिल्कुल उस अंतिम घूंट की तरह मैं मृत्यु को टेस्ट करना चाहता हूँ। जैसे मेरे पियर्स ने एक हीरोज की तरह, जो ओल्ड हीरोज थे, उनकी तरह मैं क्या करना चाहता हूँ, मृत्यु को चखना चाहता हूँ। यानी पुराने जमाने के जो हीरो थे, उनके जैसा मैं क्या करना चाहता हूँ, इस मृत्यु को चखना चाहता हूँ। और 1 मिनट में जीवन के दर्द, अंधकार और ठंड का बकाया मैं चुकाऊंगा। यानी कि जीवन ने ये जो भी मुझे दर्द दिया है, मुझे पेन दिया है, मुझे मेरी बिलव, मेरी वाइफ से दूर किया है, जो अंधकार, जो ठंड है, उसको मैं 1 मिनट में चखाऊंगा। यानी कि मैं क्या है, 1 मिनट में मृत्यु को, जैसे मृत्यु से क्या करूंगा, सामना करूंगा। तो वो यही कह रहे हैं कि मैं एक ऐसी मृत्यु नहीं चाहता हूं, मैं मृत्यु को पूरा होल ऑफ इट, यानी पूरा उसे अंतिम बूंद तक टेस्ट करना चाहता हूं। जैसे मेरे पहले के हीरोज, जो फाइटर्स रहे हैं, जो योद्धा रहे हैं, जो एक शक्तिशाली लोग रहे हैं, जैसे वो मरे हैं, बिल्कुल उसी तरह मैं अंतिम क्षण तक अपनी लाइफ में जो भी पेन है, जो भी दुख है, जो भी कष्ट है, उसको मैं क्या करना चाहता हूँ, उसके बकाए को चुकाना चाहता हूँ। ठीक है, मैं उस घूंट को, अंतिम घूंट तक पीना चाहता हूँ। For sudden the worst turns the best to the brave, the black minutes at end and the elements raise and the find voices that rave shall dwindle, shall blend। आगे वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि for sudden, यानी कि अचानक, सबसे बुरा बहादुर के लिए सबसे अच्छा बन जाता है। यानी कि फॉर सडन, अचानक से, द वर्स्ट, यानी जो सबसे बुरा चीज है, सबसे बुरी जो चीज है, टर्न्स, वो बदल जाती है द बेस्ट, यानी बेस्ट में, टू द ब्रेव, यानी बहादुर व्यक्ति के लिए। यानी जो बहादुर व्यक्ति है ना, क्योंकि वो डरता नहीं है, उसके अंदर डर नाम की चीज नहीं होती, तो उसकी लाइफ की जो सबसे वर्स्ट चीज है, यानी कि मेरी जो वाइफ चली गई है, जो सबसे वर्स्ट चीज है, वो 1 मिनट में ही बेस्ट में बदल जाएगी। यानी कि जैसे ही मैं मृत्यु को प्राप्त करूंगा, जैसे ही मेरे साथ बुरा होगा, वैसे ही तुरंत वो अच्छाई में बदल जाएगा और मैं ऊपर जाकर अपनी वाइफ से मिल पाऊंगा, उसे फिर से। तो यानी कि जो ब्रेव लोग होते हैं, सडनली, अचानक से, वर्स्ट टर्न्स इनटू बेस्ट, उनके लिए जो सबसे बुरी चीज है वो क्या होती है, एक क्षण में ही अच्छाई में बदल जाती है। ठीक है, द ब्लैक मिनट्स, यानी कि जो काला जो मिनट है वो समाप्त हो गया है। यानी कि ब्लैक मिनट्स एट एंड, यानी जो काला मिनट है, जो काला समय है मेरी लाइफ का, वो क्या हो गया है, समाप्त हो गया है। एंड जो है एलिमेंट्स का जो रेज है, क्रोध है, रेज मीन्स होता है क्रोध, यानी ये जो तत्वों का, एलिमेंट्स का जो क्रोध है, ठीक, वो, और जो है शैतानी आवाजें जो भड़कती हैं। कौन सी शैतानी आवाजें, यानी कि जो जब मृत्यु आती है, तो इनका ऐसा मानना है कि जब मृत्यु आती है उस समय भूतों की, प्रेतों की बहुत तेज तेज चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। तो वही वो कह रहे हैं कि अंतिम समय में जो है ये सारी चीजें होंगी, और एलिमेंट्स, रेज, यानी तत्वों का जो क्रोध है, और जो कौन से तत्व, वही एलिमेंट्स, उन तत्वों का जो क्रोध है और उनकी जो भड़कती हुई जो उनकी शैतानी आवाज है, सब क्या होगी, शैल ड्विडल एंड शैल ब्लेंड, और वो क्या होगी, घटेगी, खुलेगी, और क्या होगी, शैल ब्लेंड, शैल चेंज, बदलेगी, यानी कि
घटेगी, ब्लेंड भूलेगी, एंड शैल चेंज बदलेगी, शैल बिकम फर्स्ट अ पीस आउट ऑफ पेन, देन अ लाइट, देन दाई ब्रेस्ट, ओ दाउ सोल ऑफ माई सोल। देखिए यहाँ पर उन्होंने अपने वाइफ को बोला है, उन्होंने फिर क्या बोला है कि जब ऐसा होगा, यानी कि जब मेरी मृत्यु बिल्कुल निकट आ जाएगी, मेरे मैं बिल्कुल बहादुर जो होते हैं उनके लिए क्या होता है, उनके लिए जो है जो भी दर्द है, जो भी सारी चीज़ें हैं वो सब बेकार की चीज़ें होती हैं, और जो है उनकी लाइफ में जो भी बुरा है वो एक क्षण में ही अच्छे में बदल जाता है, क्योंकि वो बहादुर होते हैं। और जो है क्या होता है, ये जो भी चीज़ें हैं, जो इन तत्वों का क्रोध है, ये जो शैतानी आवाजें हैं, ये सब जब मुझे सुनाई देंगी, ये सब जब मेरे कानों में घुलेंगी, ये सडनली चेंज होंगी, बदलेंगी, तो क्या होगा उस समय पहले दर्द से शांति बनेगी, यानी शैल बिकम द फर्स्ट पीस आउट ऑफ पेन, यानी ये जो मुझे दर्द मिल रहा है, इस दर्द से मुझे क्या होगी, शांति मिलेगी। सबसे पहले मेरा ये दर्द दूर होगा, यानी जब मुझे ये डेथ मिलेगी, ये डेथ मुझसे मीट होगी, तब क्या होगा, मेरा ये जो दर्द है तुमसे दूर होने की जो ये व्यथा है मेरे मन में, जो तकलीफ है, ये क्या होगी, ये एक शांति में बदल जाएगी, एक पीस में बदल जाएगी, इस खुशी के साथ कि मैं अब तुमसे मिल पाऊंगा। देन अ लाइट, यानी कि फिर क्या होगा, फिर एक प्रकाश, देन अ लाइट, फिर एक प्रकाश, देन दाई ब्रेस्ट, दाई मीन्स तुम्हारा, योर, यानी कि फिर क्या होगा, फिर तुम्हारा जो ब्रेस्ट है, यानी कि तुम्हारा जो वृक्ष स्थल है, ओ दाउ सोल ऑफ माई सोल, यानी ओ मेरी प्राणों की आत्मा, आई शैल क्लैस्प दी अगेन, यानी मैं तुम्हें फिर से, क्लैस्प मीन्स गले लगाना, मैं तुम्हें फिर से गले लगाऊंगा, एंड विद गॉड बी रेस्ट, और हम ईश्वर के साथ क्या करेंगे, वहां पर विश्राम करेंगे, हम दोनों वहां फिर साथ साथ हो जाएंगे और हम कभी नहीं बिछड़ेंगे। तो समझ में आई आपको पोम कितनी 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 ज्यादा अच्छी पोम है। किस तरह से उन्होंने अपने आप को एक वॉरियर प्रेजेंट किया है। वो मृत्यु तो चाहते हैं, लेकिन वो नहीं चाहते कि मृत्यु उन्हें एक दया के रूप में मिल जाए, उन्हें बस यूं ही उनसे मृत्यु चली जाए। वो चाहते हैं कि वो मृत्यु के साथ दो दो हाथ करें, फाइट करें, उन्हें तड़पाए, परेशान करें, और जब वो जाएंगे तो उन्हें पता है कि उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाएगा, गला रुंध जाएगा, उन्हें भूतों प्रेतों की बहुत तेज तेज आवाज सुनाई देगी। तब वो समझ जाएंगे कि अब सब कुछ हो गया है। यानी कि क्या होगा, जैसे ही वो मृत्यु को प्राप्त करेंगे, वो ये फील कर रहे हैं कि उन्हें बहुत तेजी से भूतों प्रेतों की सबकी आवाज सुनाई देगी। वो कह रहे हैं कि उस पेन से मुझे एक क्षण में ही क्या होगी, मुक्ति मिल जाएगी, और फिर एक मुझे प्रकाश, एक लाइट दिखाई देगी, यानी कि मैं हेवन में पहुंच जाऊंगा। और मैं क्या करूंगा, देन दाई ब्रेस्ट, यानी मैं तुम्हारे वक्ष, मतलब कि फिर मैं क्या करूंगा, मतलब यहाँ पर वो उनसे गले मिलेंगे। वो इमेजिन कर रहे हैं कि मेरे डेथ के बाद क्या होगा, मैं फिर से तुम्हारा ब्रेस्ट होगा, यानी कि तुम होगी सामने, और मैं मेरी जो आत्मा, मेरी आत्मा की आत्मा, मेरी प्रिय, मैं तुमसे फिर से क्लैश करूंगा अगेन, फिर से मैं तुम्हें मिल पाऊंगा, तुम्हें अपने गले लगा पाऊंगा, और आराम से फिर हम ईश्वर के पास, ईश्वर के साथ ही हमेशा सदा सर्वदा के लिए साथ रहेंगे। तो ये था भैया पूरा पोम का एक्सप्लेनेशन। अब आप लोग मुझे बताइए कि ये पोम आपको लगी कैसी है। एक्चुअली मुझे तो बहुत पसंद आई। अब आप सोचोगे क्योंकि मैं एक फीमेल हूँ इसलिए ऐसा सोच रही हूँ। एक्चुअली देखिए बात ऐसी है कि अगर आप किसी के साथ हो तो आपको उसके साथ लॉयल होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। अगर आपको ऐसा लगता भी है, चाहे वो गर्ल हो चाहे बॉय हो, ये जो चीटिंग वाला कॉन्सेप्ट है ना, ये मुझे समझ में नहीं आता। सपोज दैट मैं एक गर्ल हूँ, मान लीजिए मुझे लाइफ में कोई और पसंद आ रहा है, तो मैं डायरेक्टली प्रोसेस बना हुआ है, मैं डाइवोर्स लेकर या फिर जो भी मेथड है, अगर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है तो साफ साफ बोलकर आप जा सकते हो। ठीक, आपको जहां भी जाना है, जिसके साथ भी जाना है। ऐसे ही बॉय है, अगर उसे जाना है तो बाहर उसे चीट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको बताना है, एक लीगल प्रोसेस के थ्रू चीजें करनी है और अलग हो जाना है। ना ही आपको किसी को मारने की जरूरत है। आजकल हमारे समाज में देखिए लोग क्या क्या कर डालते हैं। बहुत सी ऐसी औरतें हैं जो अपने बॉयफ्रेंड्स के साथ मिलकर हस्बैंड को मार देती हैं। बहुत से हस्बैंड ऐसे हैं जो बाहर के चक्कर में अपनी वाइफ को मार देते हैं। क्या क्या कर देते हैं, ले जाकर कहीं छोड़ आते हैं, कुछ भी कर देते हैं। तो ये सब करने की जरूरत नहीं है। आप एक के साथ हो, आपको उसके साथ लॉयल बने रहना चाहिए। और यही आपको वो पोम सिखा रही है कि देखिए ये अपनी वाइफ मर जाने के बाद, यहाँ तो लोग जिंदा रहने पे लॉयल नहीं बन पाते, नहीं उतनी चाहत हो पाती। ये मर जाने के बाद भी, डेथ के बाद भी ये क्या कर रहे हैं, उसकी डेथ के बाद भी खुद की भी डेथ चाह रहे हैं ताकि वो फिर अगेन जाकर वहां रीयूनियन कर सके, मिल सके। ठीक है, तो ये आपको एक लॉयल्टी सिखाती है किसी के भी प्रति।
ठीक है, किसी के भी प्रति आपको एक लॉयल्टी बताती है। ये पोम आपको जीने का जज्बा सिखाती है कि लाइफ में सपोज दैट आप कभी भी किसी भी परेशानी में घिरे हुए हो, परेशान हो, आपको लगता है कि अब मुझसे नहीं हो पाएगा, तो ऑलवेज आपको इनकी बस एक ही लाइन रिमेंबर करनी है। मेरी ये फेवरेट लाइन है, वन ऑफ माई फेवरेट लाइन है ये, क्या आई वॉज एवर अ फाइटर सो वन फाइट मोर, द बेस्ट एंड द लास्ट। यही अपने आप को बोलना है, हर दिन खुद को बोलिए। जब भी आप अपने आप को कमजोर पाइए, आपको लगे कि मुझसे नहीं हो सकता है, तो आपको क्या करना है, आप यूं ही बोल दोगे आई वॉज एवर अ फाइटर सो वन फाइट मोर, तो क्या आपको ट्रस्ट हो जाएगा? नहीं। वो कैसे होगा? लाइफ में कभी ना कभी तो आपने ऑब्स्टिकल्स फील किए होंगे, कभी ना कभी तो आपको लगा होगा कि यार मेरे बस की बात नहीं है, ये मुझसे नहीं होगा कोई भी काम, और आपने फिर उस काम को कर दिया होगा। तो आपको बस उसी मूवमेंट को याद रखना है। आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जानता, आपको किसी के बारे में नहीं सुनना है। लोग कहते हैं तुमसे होगा नहीं होगा, कुछ भी कहते हैं, आपको नहीं सुनना, आपको बस अपने आप को पहचानना है और उस मूवमेंट को याद करना है कि कब आपने लाइफ में अपने आप को अपने आप से भी ज्यादा महसूस किया है, यानी कि काम किया है। जितना आप अपनी एबिलिटी जानते हो कि मैं सपोज दैट मैं 10 तक ही पढ़ सकता हूँ, नंबर आपको इतना पता है, लेकिन कभी जब आपके लाइफ में ऑब्स्टिकल्स रहे होंगे ना, तब अपने आप को और बेहतर आपने परफॉर्म किया होगा और 20 तक आपने पढ़ा होगा। एक एग्जांपल है। तो इसी तरह से आपको उस टाइम को याद करना है कि मैं अगर उस समय कर सकती हूँ तो मेरे अंदर इतनी एबिलिटी है कि मैं उससे भी बेहतर इस समय कर सकती हूँ। तब जब आप इस लाइन को बोलोगे ना कि आई वॉज एवर अ फाइटर सो वन फाइट मोर, द बेस्ट एंड द लास्ट, तब यह आपके खून में एकदम गर्मी ला देगी, आपके अंदर जुनून भर जाएगा किसी भी काम को करने का। फिर आप कभी भी हार नहीं मानोगे। जो हमारी पोम्स हैं, जो हमारी पोएट्री है, जो भी हम पढ़ते हैं, हमें उनसे कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। सिर्फ उन्हें आपको बुक वॉर्म बन के नहीं रहना है, क्योंकि बुक वॉर्म बनने का कोई भी मतलब नहीं है। आपने अपनी लाइफ में ऐसे बहुत सारे लोग देखे होंगे, बहुत सारे एग्जाम्पल्स अपने घर में आसपास ही देखे होंगे कि उनके पास डिग्रीज तो बहुत सारी होंगी, डिग्री उनके पास काफ़ी ज़्यादा है, उनका स्टेटस भी काफ़ी अच्छा है, लेकिन उनके अंदर प्रैक्टिकल इन द सेंस एक जो आप नॉलेज एक्सपेक्ट करते हुए एक अच्छे बंदे से, एक पढ़े लिखे इंसान से, जो क्लास को, कम्युनिटी को, कलर को, इन सारे चीज को ना माने, हर व्यक्ति को समान माने, वो अपनी थाली में बिठाकर हर किसी को खाने का, अगर खिलाने का साथ में जिगरा रखता है, वो है आपकी एजुकेशन। अगर आप किसी की जरूरत पड़ने पे हेल्प कर पा रहे हो तो वो है आपकी एजुकेशन। मैं मानती हूँ ऐसा व्यक्ति मेरी नजरों में पर्सनली सबसे ज्यादा ऊंचा है। अगर मेरे पास सामने दो खड़े लोग होंगे, एक कोई भी बड़ा ऑफिसर है या कुछ भी है, और अगर उसका ऐसा बिहेवियर है, और दूसरा व्यक्ति वहीं उसका समाज में कोई भी ओहदा नहीं है लेकिन उसके अंदर इतना ज्ञान है इन चीजों का, तो ऑब्वियसली मैं हमेशा उस पर्सन के सामने झुकना पसंद करूंगी। तो अपने आप को ऐसा ही बनाइए। मेरे कहने का मतलब है, जो भी आप एजुकेशन ले रहे हैं ना, उसको सिर्फ किताबों में मत रखिए, वही तक सीमित मत रखिए, उसको अपनी लाइफ में उतारिए चीजों को। ठीक है, तो ये हो गया मैसेज। थोड़ा सा मैसेज देना तो आप लोगों को बनता है। तो ये क्वेश्चंस तो हम बाद में करेंगे, एज आई सेड बिफोर, कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, फिगर ऑफ स्पीच को देखेंगे, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, राइट। चलिए फटाफट से आ जाते हैं पीछे। तो हम चलते हैं, हमारी जो फर्स्ट फिगर ऑफ स्पीच है दैट इज पर्सोनिफिकेशन। एंड यहाँ पर मैं डेफिनेशन वगैरह बहुत टाइम आपको समझा चुकी हूँ, मोर देन 10 टाइम मैंने आपको हर समझाई है। बाकी मैं अलग से फिगर ऑफ स्पीच ले आऊंगी, तो ये आप देख लेना। आई वुड हेट द डेथ बैंडेज माई आईज। अब ये जो डेथ है, क्या वो ह्यूमन बीइंग है कि उनकी आंखों में बैंडेज लगा देगी, उनकी आंखों को बांध देगी? नहीं ना। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर डेथ को इन्होंने एज अ पर्सन ट्रीट किया है, तो यहाँ पर क्या है, आपका पर्सोनिफिकेशन है। आई फ्रंट द होल, यानी डेथ इज ट्रीटेड एज एन अपोनेंट इन बैटल। यहाँ पर ये जो युद्ध करने की बात कर रहे हैं कि आई वॉज एवर अ फाइटर, मैं हमेशा के लिए एक फाइटर रहा हूँ, सो वन फाइट मोर, यानी ये एक फाइट जिससे बात कर रहे हैं कि एक फाइट में और करूंगा। क्या वो एक फाइट किसी मैदान में जाकर बात करने की बात कर रहे हैं, वॉर में? नहीं, वो एक फाइट इनकी किससे होगी, डेथ से होगी। डेथ से उनकी ये एक फाइट है। ठीक है, तो यहाँ पर जो डेथ को है, डेथ कैसे फाइट करेगी? कोई ह्यूमन है, ह्यूमन फाइट कर सकता है ना। तो यहाँ पर क्या है, इन्होंने डेथ को पर्सोनिफाई किया है। आइए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका मेटाफर। मेटाफर तो काफी ज्यादा यूज हुआ है, जैसे आई वॉज एवर अ फाइटर सो वन फाइट मोर। यहाँ पर जो लाइफ एंड डेथ है आर कंपेयर टू अ बैटल फील्ड। जो यहाँ पर लाइफ एंड डेथ है, इसे कैसे बैटल फील्ड यानी युद्ध क्षेत्र की तरह दिखाया गया है, और उन्हें युद्ध क्षेत्र में से किसे डेथ का स्वाद चखना है। तो ये क्या है, आपका मेटाफर है। एंड द आर्क फियर इन अ विजिबल फॉर्म, यानी कि
डेथ इज डिस्क्राइब्ड एज अ विजिबल एम्बॉडीमेंट ऑफ फियर, यानी कि जैसे कि ऐसा लग रहा है जैसे जो डर है ना, डर के एक एम्बॉडीमेंट, यानी कि उसको शरीर के रूप में ये विजिबल कर रहे हैं, देख रहे हैं। जब इन्होंने डेथ को डिस्क्राइब किया और इन्होंने कहा है ना कि जो मृत्यु है वो मेरे सामने खड़ी होगी, मृत्यु का जो भय है वो मेरे सामने होगा, यानी मृत्यु मुझे इतना तड़पाएगी, इतना परेशान करेगी, मुझे डर लगेगा उससे, मैं ऐसे मृत्यु चाहता हूं कि मैं उससे डरूं। तो ये जो डर है ये इनके सामने कैसे बिल्कुल फिजिकल फॉर्म में खड़ा है। तो क्या डर कभी भी फिजिकल फॉर्म में हो सकता है? नहीं हो सकता। तो यहाँ पर क्या किया गया है, उसको कंपेरिजन किया गया है, डेथ को कैसे किया गया है, डिस्क्राइब किया गया है एक विजिबल एम्बॉडीमेंट ऑफ फियर की तरह। ठीक, तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है एलिट्रेशन। तो एलिट्रेशन तो बहुत ही सिंपल है। आप यहाँ पर देखिए आपका साउंड जो है बी यानी बेस्ट और ब्रेव जो है वो आपका रिपीट कर रहा है। ठीक, तो ये चीज़ आप देखोगे और भी जगह आपको मिल जाएगा। यहाँ पर मैंने लिखा नहीं है, कहीं स्टार्टिंग में जो आप फर्स्ट लाइन पढ़ते हो वहाँ पर एक वर्ड आपको मिलेगा फील द फॉग, फील द फॉग फर्स्ट लाइन ही है, तो वहाँ पे एफ का साउंड रिपीट करता है। तो एलिट्रेशन तो कई जगह आपको मिल जाता है, आपको उनको जब ध्यान से पढ़ोगे तो खुद ही आपको जो है चीजें वो समझ में आएंगी। जैसे तीसरी लाइन है उसमें है आपका बीबी का साउंड अगेन रिपीट कर रहा है। ठीक, तो इस तरह से जो चीजें हैं वो देख लीजिएगा। एंड आपका इमेजरी है, इमेजरी जो है यहाँ पर when the snow begins, यहाँ पर जो snow begin and blast denote and I am nearing the place, ये किसकी बात की जा रही है? ये एक आपके सामने इमेजरी क्रिएट की जा रही है कि जब डेथ आती है तो कैसा होता है कि बिल्कुल शरीर ठंडा सा पड़ जाता है। विंटरी इमेजिनेशन की गई है टू रिप्रेजेंट द ओल्ड एज अप्रोचिंग डेथ, यानी कि ओल्ड एज में कैसा इंसान हो जाता है और जब वो डेथ को अप्रोच करता है तो उसका शरीर बिल्कुल ढीला सा ठंडा सा कैसा पड़ जाता है। तो उसको यहाँ पर क्या है इन्होंने किया है, इमेजरी उससे रिलेटेड प्रेजेंट की है। नेक्स्ट देखिए आपका सिंबोलिज्म है। तो सिंबोलिज्म में इन्होंने जैसे स्नो एंड ब्लास्ट, ये किसके लिए है, ये आपका ओल्ड एज एंड डेथ को अप्रोच करने के लिए इन चीज़ों का यूज़ किया गया है। फाइट, बैटल एंड स्ट्रगल किसके लिए दिखाया गया है, ह्यूमन कॉन्फ्रंटेशन विद डेथ के लिए दिखाया गया है, यानी डेथ से जो उसका आमना सामना है उसके लिए दिखाया गया है। विक्ट्री एंड रियूनियन दिखाया गया है कि लाइफ के बाद फिर से जो है वो होप है कि अपनी बेलव्ड से, अपनी वाइफ से वो मिल पाएंगे, एक होप कि इसके बाद भी एक जीवन होता है। ये चीज़ के लिए इन वर्ड्स का यूज़ किया गया है, इन सिम्बल्स का यूज़ किया गया है। तो अगला है एग्जाममेंट। एग्जाममेंट तो आपको पूरा ही मिलता है कि पूरी पोम में जो है वो लाइन, पूरा जो आइडिया है वो पूरा चलता ही रहता है, कहीं भी ब्रेक नहीं होता। तो रेपिटेशन, रेपिटेशन में वो क्या बोलते हैं, वन फाइट मोर, द बेस्ट एंड द लास्ट। तो ये आपको क्या हो रहा है, यहाँ पर उनके करेज का रेपिटेशन आपको दिख रहा है। ठीक, पढ़ने में समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर आपको रेपिटेशन फिगर ऑफ स्पीच मिल जाती है। तो ये हो गई टोटल आपकी फिगर ऑफ स्पीच। अब हम फटाफट से आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि अगर आपको द वे आई टीच इफ यू लाइक तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, मुझे अच्छा लगेगा अगर आपको अच्छा लगता है तो। अगर नहीं अच्छा लगता है तो देन इट्स ओके, इट्स अप टू यू। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु इज द स्पीकर इन प्रोस्पीज? स्पीकर कौन है? तो पोएट ही है। अ पोएट कन्फ्रंटिंग डेथ, यानी कि पोएट ही क्या कर रहा है, कन्फ्रंट कर रहा है डेथ से, वही स्पीकर है। व्हाट डज द वर्ड प्रोस्पीज मीन्स इन लैटिन? यानी कि टू लुक फॉरवर्ड, यानी मृत्यु की तरफ जो है वो उनका क्या है, वो मृत्यु की तरफ देख रहे हैं, यानी मृत्यु की चाहत रख रहे हैं, इसका मीनिंग है। फिर क्या है, व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ प्रोस्पीज? क्या है, करेज इन फेसिंग डेथ, ये इसका सेंट्रल थीम है। वो दिखाते हैं कि जो डेथ आती है उससे हमें घबराना, परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसके बाद तो फिर हम जाकर अपने लव्ड वन से ऊपर मिलने ही वाले हैं। तो करेज होनी चाहिए मृत्यु को लेकर, हमारे अंदर फियर नहीं होना चाहिए, करेज होनी चाहिए उसको फेस करने में। तो व्हाट मेटाफर इज यूज्ड फॉर द डेथ इन द पोम? क्या मेटाफर यूज हुआ है? अ बैटल टू बी फॉट, ये जो है मेटाफर यूज किया गया है, यानी कि वो मृत्यु से क्या करेंगे, एक बैटल करेंगे, एक युद्ध करेंगे। ठीक है। What does the speaker wish to avoid in death? वो क्या चीज अवॉइड करना चाहते हैं? तो अ स्लो कावर्डिस डेथ वो नहीं चाहते। वो नहीं चाहते कि बस यूं ही पड़े पड़े ऐसे उनकी डेथ हो जाए, वो फाइट करना चाहते हैं। What does the speaker hope after death? वो क्या चाहते हैं, क्या होप कर रहे हैं? वो रीयूनियन होप कर रहे हैं, यानी कि वो फिर से जो है अपनी बिलव्ड से मिल पाएंगे, अपनी वाइफ से मिल पाएंगे। ठीक, ये वो लाइन है जो इस बात को प्रूफ करती है कि वो फिर से अपनी वाइफ से मिलने की चाहत रख रहे हैं और ऐसी आशा कर रहे हैं, इसीलिए वो मृत्यु चाहते हैं। What does the black minute refers to? ये जो ब्लैक मिनट वहां पर दिखाया गया आपकी पोम में आया है, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है द मूवमेंट ऑफ डेथ, यानी कि जब डेथ होती है आपके आसपास होती है तो जैसा आपको उस
चंद क्षणों में, चंद पलों में फील होता है, जैसे घबराहट, गला रुंध जाना, ये सब कुछ जो होता है वो क्या है, वो मोमेंट ऑफ डेथ होता है, यानी कि ब्लैक मिनट वो है आपकी लाइफ का। What is the poetic form of Prospis? तो ये पोएटिक पोम क्या है, ये एक लिरिक पोएम है विथ इनरेगुलर स्ट्रक्चर, यानी इसका स्ट्रक्चर कुछ डिफाइन नहीं है, कोई लाइन छोटी कोई लाइन बड़ी, कुछ इस तरह से है, कोई मीटर भी ऐसा स्पेसिफिक नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए, विच कलेक्शन इंक्लूड्स प्रोस्पीस, किस कलेक्शन में ये पब्लिश हुई थी, तो ड्रामेटिस पर्सोना में पब्लिश हुई थी 1864 में, एंड 1861 में ये क्या हुई थी, लिखी गई थी, ठीक, ऑटम टाइम में। नेक्स्ट देखिए, द लाइन एंड विद गॉड बी द रेस्ट सिग्निफाइज, क्या दिखाता है, एक्सेप्टेंस ऑफ डिवाइन विल, यानी कि वो इस बात में विश्वास करते हैं कि हाँ इसके बाद ईश्वर के पास जाना होता है, डिवाइन विल होती है, फिर हमारी वही यूनियन होता है, यानी इन चीज़ों में वो क्या करते हैं, विश्वास करते हैं, इस चीज़ की एक्सेप्टेंस करते हैं डिवाइन विल में, ईश्वर की इच्छा में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ये आपका क्वेश्चन है, आपको assertion and reason दिया हुआ है, the speaker in Prospis fears death deeply and he wishes to avoid all sufferings। तो दोनों क्या है, गलत है, वो डरता नहीं है, वो करेज करता है, ठीक है, वो करेज करता है डेथ से, बिल्कुल उससे लड़ना चाहता है, और वो सफरिंग्स को अवॉइड नहीं करना चाहता, वो तो चाहता है कि जो डेथ है उसको लाइफ में बहुत, मतलब उसके अंतिम क्षण में उसको बहुत परेशान करे, बहुत सफर करे, ठीक है। तो ऑल अबाउट दिस पोम एंड ऑल अबाउट दिस वर्क। तो कैसा लगा आप लोगों को, मेरी तरफ से आप सभी लोगों को हाथ जोड़कर थैंक यू सो मच कि आप वीडियो में लास्ट तक बने रहे, इतने प्यार से आप लोगों ने मेरी वीडियोस को देखा है, और आपको तो पता ही है कि आपको करना क्या है, मैं बार बार कहूंगी नहीं, देखिए आपको ठीक लगेगा तो आप कर दीजिएगा। तो मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा, और इस लाइन को लिख कर अपनी वॉल में, अपने टेबल के सामने स्टिक कर लीजिए कि आई वॉज एवर अ फाइटर सो वन फाइट मोर, द बेस्ट एंड द लास्ट। ये आपके एग्जाम के लिए है, ये आपका अंतिम एग्जाम है, ठीक है, इसमें आपको सफल होना है, ये ध्यान रखना है। और ये भी बात ध्यान रखनी है कि कोई भी चीज लाइफ में लाइफ से बढ़कर नहीं हो सकती। मैं आपको एक और लेसन देना चाहती हूँ, लाइफ में हम ये सोचते हैं कि हम ये प्राप्त कर लेंगे तो ये खुश हो जाएंगे, ये प्राप्त कर लेंगे तभी मेरी लाइफ होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि जिसने लाइफ में गवर्नमेंट जॉब नहीं की है वो लाइफ में खुश नहीं है, वो लाइफ में अर्न नहीं कर रहा है, वो उनसे भी बेटर अर्न कर रहा है, उनसे भी ज्यादा खुश है, और मे भी ना खुश भी हो, और गवर्नमेंट जॉब वाला भी ना खुश हो। तो ये टोटली आपकी पर्सनालिटी पे, आपकी सोच पे डिपेंड करता है, ठीक है, लेकिन आपको प्रयास अपना 100% करना है। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय एंड टेक केयर।